हेलो दोस्तों, बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी क्लास है जो बीएससी थर्ड ईयर की जो सेकंड क्लास है। तो बीएससी थर्ड ईयर का जो 5वां सेमेस्टर है उसमें आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोटोजोआ है उसका जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो जेनरा आपको पढ़ना है, उस फर्स्ट यूनिट में आपको जो जेनरा पढ़ना है पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक ना। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम है। इस पैरामीशियम कॉर्डेटम का सिस्टमेटिक पोजीशन आप देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ पर रखा गया, इसका फाइलम कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पैरामीशियम है इसका जो फाइलम है, तो पैरामीशियम का फाइलम है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। और पैरामीशियम का सब फाइलम है सिलियोफोरा, ठीक है। और पैरामीशियम का क्लास है सिलिएटा और ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा, ठीक है ना। हाइमेनोस्टोमैटिडा इसका ये क्या है, ऑर्डर है। उसके बाद जीनस क्या है, पैरामीशियम, और स्पीसीज क्या है, कॉर्डेटम। ध्यान दीजिएगा कि जो भी वैज्ञानिक नाम होता है, यानी जो जूलॉजिकल चाहे बॉटनिकल जो नेम होते हैं, साइंटिफिक जो नेम होता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है जिसको बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं। तो आप बायोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं, बॉटनिकल नेम कह सकते हैं। बॉटनिकल मतलब प्लांट के जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं उसे बॉटनिकल नेम, जंतुओं के जितने नाम होते हैं उसे जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं, और जीवों के जितने भी वैज्ञानिक नाम है उसे बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं। और इसी को वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की पद्धति सभी देशों या सभी कंट्री के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए एक नियम उसका होता है कि जो भी वैज्ञानिक नाम रखा जाता है, कोई भी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है तो वह एक ऐसा नाम होता है जो सभी देश के वैज्ञानिक, सभी देश के जो लोकल जहाँ पे स्टडी की जाती है सब लोग एक ही नाम से उसे जानते हैं। जो लोकल नाम होता है उसका हर कंट्री में, हर क्षेत्र में उसका अलग अलग हो जाता है। किसी भी जीव का जो लोकल नाम होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम होता है वो एक होता है और पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में एक ही माना जाता है, ठीक है ना, जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया। अब ये देखेंगे बाबू कि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है, इसी पैरामीशियम कॉर्डेटम को आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा ये सिस्टमेटिक पोजीशन है। अब हम देखेंगे इसके थोड़ा बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में कि इसको हम कैसे समझ पाएँ, कि इसे अगर हम देखेंगे कभी पहचानेंगे तो कैसे जानेंगे कि ये रियल में पैरामीशियम यही है। तो अकरेंस हम देखेंगे। अकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, मतलब पैरामीशियम कहाँ पाया गया या कहाँ पाया जाता है। तो पैरामीशियम फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब मीठे जल में पाया जाता है। और मीठे जल की विशेषता जिससे मान लीजिए पोखरा हो गया, तालाब हो गया, या नदी हो गया, झील है, और कोई टैंक है, रिजर्वायर है, पानी का गड्ढा है, उसमें पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है उसकी एक खास विशेषता होती है कि उसमें ऐसे पानी जिसमें कार्बनिक मैटर यानी सड़ा गला पदार्थ ज़्यादा होता है। कार्बनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों की संख्या अधिक होती है या मैटर अधिक होता है, उसमें पैरामीशियम की संख्या अधिक होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि किसी पोखरे तालाब में पैरामीशियम किस में सबसे अधिक हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जिसमें सड़े गले पदार्थ या डिकेइंग सबस्टेंस, जो सड़ा गला पदार्थ जिस तालाब या पोखरे में पानी में ज़्यादा होता है, पैरामीशियम उसी में सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इनको आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये दूसरा इसका पॉइंट है, हीटिंग है, दूसरी इसकी साइज। तो जो पैरामीशियम होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और लंबा होता है, ठीक है ना। इसका डायमीटर कम, लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इसको नेकेड आई से आप देख सकते हैं। याद रखिएगा इसको नग्न आँख से देखा जा सकता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 80 माइक्रोन से लेकर के 350 माइक्रोन तक होती है, क्योंकि पैरामीशियम में बहुत सी वैरायटी है, अलग अलग बहुत सी इसमें वैरायटी है, अलग अलग जातियाँ हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है, पैरामीशियम कॉर्डेटम मैंने शॉर्ट में इसको पीसी करके लिखा है। और पीसी जब भी लिखेंगे तो पी कैपिटल होगा, सी स्मॉल होगा, क्योंकि पी जो है वो जीनस है और कॉर्डेटम यानी पैरामीशियम जो है वो जीनस है और कॉर्डेटम उसकी स्पीसीज है। और लैटिन वर्ड जब आप टेक्सोनॉमिक पढ़ेंगे तो टेक्सोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि जो वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं उसमें दो नाम होता है, एक जीनस का होता है, एक स्पीसीज का होता है। तो एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक वंशीय नाम होता है। वंश को आप प्रजाति भी कहते हैं। तो एक वंशीय नाम होता है जिसे प्रजातीय नाम भी कहते हैं। और जब अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो इसे सीधा लिखते हैं। और सीधा लिखते हैं तो करते क्या कि उसको अंडरलाइन हम करते हैं,
ठीक है ना। अगर ये लैटिन भाषा में लिखा जाता है इटालियन वर्ड में तो थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है ना। तो हम तिरछा बना के लिख नहीं पाते, इसलिए हम लोग सीधा लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है, तो जेनेरिक नेम कैपिटल से शुरू होता है जबकि स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल पी रहेगा, स्मॉल सी रहेगा, ठीक है ना। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम की मिनिमम जो साइज होती है वो कितनी होती है, 170 माइक्रोमीटर से लेकर के माइक्रॉन से लेकर के 229 माइक्रॉन तक होता है, ठीक ना। अब ये देखेंगे आप इसका शेप कैसा होता है। इससे स्लीपर लाइक एनिमल्स कहते हैं, एनिमलक्यूल्स होता है, यानी ऐसा जंतु होता है जो चप्पल के जैसा होता है, जिसमें जो पीछे वाला जो हिल पोर्शन होता है हम लोगों के पैर का जो राउंडेड होता है, और जो आगे का हम लोगों का पैर का टो वाला पोर्शन होता है वो नुकीला होता है, यानी पॉइंटेड होता है। इसी तरह से पैरामीशियम होता है, पीछे की तरफ थोड़ा राउंडेड होता है और आगे की तरफ हल्का सा नुकीला होता है। तो इसको जो आगे वाला इंड होता है इसको कहते हैं एंटेरियर इंड, जो ब्लंट होता है, BLUNT। ब्लंट का मतलब होता है घुमावदार होना, ठीक है ना। तो जो पीछे वाला हम जैसे हमन का एड़ी होले ना, तो एड़िया जैसे घुमा रहता है हम लोगों का, वैसे ही मान के चलिए कि ये राउंडेड होता है। और आगे वाला जो पंजवा, अंगूठा और उसके बगल में जो चारों उंगली है, तो वो जैसे टो निकला रहता है ना, उसी तरह से निकला रहता है। तो इसका जो पोस्टीरियर इंड होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। याद रखिएगा कि इसके पोस्टीरियर इंड का जो सिलिया होता है वो थोड़ा लंबा होता है, यानी टेल का जो सिलिया होता है वो थोड़ा लंबा होता है। और उसी लंबे के कारण, ठीक है ना, उसी लंबे के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, जिससे लंबा होता है सिलिया तो उसे काउडल टफ्ट ऑफ सिलिया कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दे, सुनिएगा ध्यान से, काउडल टफ्ट ऑफ सिलिया कहते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम पैरामीशियम कॉर्डेटम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद है ये ओरल ग्रूव इसमें पाया जाता है। ये जो पैरामीशियम होता है उसके बीच वाला जो हिस्सा होता है उसमें ओरल ग्रूव पाया जाता है। और उस ओरल ग्रूव में एक वेस्टिबुल हिस्सा होता है, यानी एक पार्ट्स वेस्टिबुल का होता है, और एक पार्ट्स उसके बक्कल कैविटी का होता है, और एक पार्ट्स उसके माउथ का होता है। उसी माउथ को क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं, कोशिका मुख कहा जाता है। माउथ मतलब मुंह हो गया, और साइटोस्टोम इसी को कहते हैं, साइटोस्टोम। साइटो मतलब सेल्स का और स्टोम मतलब माउथ, यानी कोशिका मुख कहा जाता है हिंदी में। तो कोशिका मुख होता है पैरामीशियम। इसके बाद पेलिकल है। पेलिकल क्या होता है, पेलिकल एक आवरण है जो पैरामीशियम के ऊपर चारों तरफ से पैरामीशियम को कवर किया रहता है, जो लिविंग होता है, ठीक है। इसके बाद है सिलिया। सिलिया जो होता है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। बॉडी सरफेस टीनी हेयर, पतला पतला होता है, बाल जैसी संरचना पाई जाती है, बिल्कुल फाइन होता है, पतला पतला प्रोजेक्शन निकला रहता है, फिंगर जैसा, ठीक है ना, पतला पतला बिल्कुल निकला रहता है। और जिसकी जो लेंथ होती है वो 10 माइक्रॉन से लेकर के 12 माइक्रॉन तक इसकी लंबाई होती है। और उसकी जो डायमीटर यानी चौड़ाई जो होती है वो 0.27 यानी 0.27 डायमीटर चौड़ी होती है। तो जैसे मान के चलिए कि अभी पैरामीशियम का डायग्राम अभी बनाएंगे, तो जब पैरामीशियम का डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सिलिया होता क्या। सिलिया को हिंदी में पक्षमाभिका कहते हैं, और लगभग एक पैरामीशियम के ऊपर 10,000 से 14,000 तक पक्षमाभिका पाई जाती है, जिसे सिलिया कहते हैं। और सिलिया का मूल काम होता है कि पैरामीशियम उसी के माध्यम से आसानी से पानी में चलता है, एक चप्पू की तरह उसे चलाता है पानी में। तो ये हो गया पैरामीशियम के बारे में। अब देखेंगे हम इसके आगे कि इसका जो डायग्राम है वो कैसा होता है, और किस तरह से उसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो घुमावदार होता है, नीचे वाला पॉइंटेड होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। देखो बाबू, तो देखिएगा जैसे ये पैरामीशियम है, ठीक है। और पैरामीशियम का ये नीचे वाला हिस्सा जिसको पोस्टीरियर इंड कहते हैं, पी बनाया हूँ, और इधर इसको एंटेरियर इंड कहते हैं। देखिए ऊपर वाला एंटेरियर इंड जो इसका होता है, ठीक है ना, ये घुमावदार होता है और नीचे वाला थोड़ा नुकीला होता है, तो इसको पॉइंटेड इंड कहते हैं। तो पोस्टीरियर जो होता है उसे पॉइंटेड कहते हैं, जो एंटीरियर होता है उसे राउंडेड कहते हैं। राउंडेड मतलब होता है घुमावदार या गोल होता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम के ऊपर जो ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है एक लेयर वाइट कलर की, इसी को पेलिकल कहते हैं, ठीक है ना। पेलिकल जो होता है इसके ऊपर का पाए जाने वाला आवरण है जो इसको चारों तरफ से कवर करता है, पतला होता है और लिविंग होता है। इसके बाद पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है,
ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है। बड़ा वाला जो न्यूक्लियस होता है ये पैरामीशियम के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहते हैं, उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसके वेजिटेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वेजिटेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि पैरामीशियम के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी एक्टिविटी होगी, उसका कंट्रोलर बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है। और पैरामीशियम के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन का दूसरा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो ध्यान दीजिएगा कि जो माइक्रो न्यूक्लियस पैरामीशियम का होता है ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बाबू? डिप्लॉयड होता है। ठीक है ना। और जो पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये पॉलीप्लॉयड होता है, इसको पॉलीप्लॉयड कहते हैं। ठीक ना। तो जो पैरामीशियम का बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है ये पॉलीप्लॉयड होता है, पैरामीशियम का दूसरा जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वह डिप्लॉयड होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और दोनों न्यूक्लियस 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। और जब 2 तरह का न्यूक्लियस होगा तो इसको क्या बोलेंगे कि हेट्रोटाइपिक, या ये कह सकते हैं कि हेट्रोकैरियोटिक होता है। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि 2 न्यूक्लियस होंगे लेकिन दोनों का जो शेप होता है या दोनों की एक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे करके ये जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया? ओरल ग्रूव इसे कहते हैं। आपको बताया था कि ओरल ग्रूव में एक वेस्टिबुल होता है, एक ओरल शिलिया इसमें पाया जाता है, बक्कल कैविटी होता है और साइटोस्टोम होता है। तो साइटोस्टोम को ही पैरामीशियम का मुंह कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो संरचना दिख रही है पैरामीशियम का मुंह है, यानी इसी को साइटोस्टोम कहते हैं। और ये जो संरचना आपको ऐसे दिखाई दे रही है वाली, इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है ना। इसी को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। तो इसके बाद ये वाला जो सिरा आपको दिख रहा है अंदर पतला पतला रेशा रेशा जैसा दिख रहा है, इसी को ओरल सिलिया कहते हैं, यानी माउथ के अंदर भी सिलिया होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो आपका बड़ा हिस्सा दिख रहा है शुरुआत का, इसी को वेस्टिबुल कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद ये हो गया आपका ओरल ग्रूव। अब होता क्या, इसका काम क्या होता है कि जैसे पैरामीशियम पानी में होगा तो खाना खाएगा, तो खाना इसके से स्पेशल मुंह नहीं होता है, तो ये पानी यानी वाटर प्लस फूड एक ही साथ लेता है इसी के माध्यम से। ठीक है ना। और ये फूड इस ओरल ग्रूव से होता हुआ वेस्टिबुल में जाता है और वेस्टिबुल से फिर जाता है सिलिया में। और सिलिया एक तरह से ब्रश होता है, पतला पतला ब्रश होता है, तो वो क्या करता है कि पानी को आगे बढ़ाता रहता है। जब वो ब्रश मारेगा तो पानी आगे बढ़ता जाता है, और जब पानी आगे बढ़ेगा ना तो आसानी से पानी आगे की तरफ जब जाएगा तो पानी के साथ यानी वाटर के साथ इसका क्या जाता है, फूड मटेरियल जाता है। तो ये आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आएगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद जाएगा साइटोस्टोम में। अब देखिएगा यहाँ पे साइटोस्टोम है। साइटोस्टोम के जस्ट बाद क्या होता है, फेरिंग्स होता है, हिंदी में इसको ग्रसनी कहते हैं। तो ये साइटोफेरिंग्स है, कोशिका की ग्रसनी कहते हैं इसको। तो ये कोशिका ग्रसनी है, पतला सा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फूला हुआ छोटा सा भाग है, इसी को कहते हैं फूड वैक्यूल इन फार्मिंग। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि जैसे बाहर से खाना जब आता है तो इस पैरामीशियम के जो टॉप पोर्शन होता है यानी ओरल ग्रुप का जो टॉप पोर्शन होता है, इसी पे खाना यानी वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और रिक्तिका बनती है जिसके अंदर फूड मटेरियल होता है। और वो रिक्तिका क्या होती है कि जैसे ये भी रिक्तिका वही है, ये इसमें से टूट करके जब भर जाएगी तो टूट के अलग हो जाएगी। तो जब अलग हो जाएगी तो यहाँ चली जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर यहाँ चली जाएगी, फिर यहीं यहाँ चली जाएगी, फिर यहीं यहाँ चली जाएगी, फिर यहीं यहाँ चली जाएगी और फिर इसके बाद यहाँ चली जाएगी और उसके बाद यहाँ चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा एंटेरियर एंड पर, तो भोजन का धीरे धीरे पाचन होता रहता है। जैसे यहाँ से फूड मटेरियल यहाँ जाएगा तो थोड़ा और डाइजेस्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा तो और थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, इसके बाद और ऊपर जाएगा तो थोड़ा और डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिटर्न होने लगता है और बिल्कुल कंप्लीट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो इसका फीकल मैटर होता है, यहाँ पर एक छिद्र होता है पैरामीशियम में जिसको कहते हैं साइटोपाइज। ठीक है ना, क्या कहते हैं, साइटोपाइज कहते हैं। और इसी साइटोपाइज के पास ये वैक्यूल जो होता है आकर के चिपक जाता है और जो वैक्यूल का डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जो वज्र पदार्थ होता है, जो एक्सेस मटेरियल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको पैरामीशियम नहीं रखता
छोड़ता है, निकालता है, तो इसको क्या करेगा, इसी साइटोपाइज के माध्यम से बाहर कर देता है। यहाँ पर देखिएगा बाबू, अन्य पैरामीशियम में जो पैरामीशियम में सिलिया दिख रहे हैं आपको, उसकी सिलिया की तुलना में ये सिलिया थोड़ा बड़ा है। इसी को कहते हैं काउडल टफ्ट ऑफ सिलिया, ठीक है ना। काउडल मतलब इसके जो पूंछ वाला सिरा है उस पर जो सिलिया पाए जाते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े सिलिया होते हैं अन्य की तुलना में, और ये पूंछ में जो सिलिया बड़ा बड़ा होता है, इसी के नाम पर, काउडल के नाम पर पैरामीशियम कॉर्डेटम नाम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गया साइटोफेरिंक्स। अब इसके बाद देखना इसमें जो वैक्यूल पाया जाता है। अब देखिएगा पहले ये फूड वैक्यूल है जिसमें भोजन भरा रहता है, तो इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसके किनारे पर देखिए छोटा छोटा आपको बिंदी बिंदी जो दिख रहा अंदर की तरफ, इसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट, ठीक है ना। अब कुछ जगह पर ट्राइकोसिस्ट का मतलब ही माना जाता है कि ये ट्राइकोसिस्ट जो होता है यह एक छाते जैसी, डंबल जैसी छोटी संरचना होती है। इसका स्ट्रक्चर आप इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे और इसके फंक्शन को भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो अंदर होता है इसी से बाहर वाला सिलिया जुड़ा रहता है। तो ये बता रहे थे आपको कि ये जो सिलिया ऊपर की तरफ पतला पतला आपको दिखाई दे रहा है, इसकी संख्या एक पैरामीशियम में 10,000 से लेकर के 15,000 तक, 14,000 तक होता है, ठीक है ना। पैरामीशियम में सिलिया की संख्या होती है 14,000, ठीक है ना। और इसका होता क्या है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 माइक्रोन होती है। पैरामीशियम की जो उसके ऊपर जो सिलिया पाए जाते हैं उसकी लेंथ 10 से 12 माइक्रोन होती है, और यह इसका जो मोटाई होता है वो 0.27, ठीक है ना, माइक्रोन होता है। दशमलव यानी 0.27 इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि इसमें अंदर की तरफ जो ये मटेरियल भरा हुआ है, तो पैरामीशियम में दो तरह का इसमें साइटोप्लाज्म है। अब इसमें जो पूरा मटेरियल भरा रहता है उसको कहते हैं, एक को कहते हैं इंडोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्म कहते हैं। तो इंडोप्लाज्म जो होता है ये पैरामीशियम के अंदर वाला जो भाग होता है, जो द्रव्य होता है, उसको इंडोप्लाज्म कहते हैं। और जो इंडोप्लाज्म पैरामीशियम का होता है इसमें सभी तरह के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, सब कुछ उसी में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो किनारे पर होता है, इसके किनारे पर पैरामीशियम के पेलिकल के किनारे पर जो द्रव्य होता है, इसी द्रव्य को कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म कहता है, ठीक है ना। तो जो एक्टोप्लाज्म होता है इसी को कार्टेक्स कहा जाता है। जो एक्टोप्लाज्म होता है इसी को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। जो बाहर का इसका एक्टोप्लाज्म होता है इसी को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो इंडोप्लाज्म होता है उसी को मेडुला कहते हैं। तो इसका देखिएगा जो इंडोप्लाज्म है, ये जो इंडोप्लाज्म आपको दिख रहा है इसको मेडुला कहा जाता है। और ये मेडुला होता क्या है बाबू? पैरामीशियम के बीच में होता है, ठीक है ना, जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। पैरामीशियम के जितने भी अंग पाए जाते हैं सब किसमें पाए जाते हैं? मैक्सिमम इंडोप्लाज्म पाए जाते हैं, जिसको मेडुला कहा जाता है। और पैरामीशियम की जो लेयर है इसके किनारे पे जो द्रव्य पाया जाता है इसी द्रव्य को कहते हैं एक्टोप्लाज्म, इसी को कहते हैं कार्टेक्स, ठीक है ना। इसी को कार्टेक्स कहा जाता है। अब आप इतना समझ गए, तो एक चीज़ और समझिएगा इसमें कि पैरामीशियम में एक ठो पोस्टीरियर इंड पर और एक ठो एंटीरियर इंड पर कंट्रैक्टाइल अपरेटस पाया जाता है। तो एंटीरियर कंट्रैक्टाइल अपरेटस और एक होता है पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल अपरेटस। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पैरामीशियम के अंदर जब इधर से पानी आता है तो पानी इसके अंदर जब भरने लगता है तो पनिया बहरे निकाले के पड़ी। तो जब पनिया बहरे निकाले के पड़ी तो यह दूगो सिस्टम है जो पनिया बहरे निकालता है। तो जो पैरामीशियम के अंदर पानी भरता है या फिर पानी के साथ जो एक्सेस मटेरियल होगा वो भी इसके साथ चला जाता है बाहर। तो पैरामीशियम के अंदर एक गोल छोटी सी संरचना, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों तरफ, एक एंटीरियर इंड पर होती है, एक पोस्टीरियर इंड पर होती है। खास बात ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा ही। देखो जैसे नीचे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल गोल सा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। एक तो ऊपर को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं और इनके किनारे पर जो लगा हुआ है इसको रेडियल कैनाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर का कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ओपन होगा यानी फूलेगा, ठीक है ना, तो नीचे वाला सिकुड़ जाता है। उस कंडीशन में जब ये फूलेगा तो इसकी रेडियल कैनाल जो होती है सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए जब ऊपर की रेडियल कैनाल सिकुड़ती है तो नीचे की रेडियल कैनाल फूल जाती है, यानी पानी भर जाता है उसमें।
और ऊपर की जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है जब ओपन होती है यानी फूलती है, जिसको हम कहते हैं डायस्टोल, तो जब इसमें होता क्या कि जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है ऊपर वाला, जब ये डायस्टोल होता है तो नीचे का जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या होता है, सिस्टोल होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि नीचे का जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या होता है, सिस्टोल होता है। ठीक है ना, एक मिनट ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समय देना इसमें। देखो जैसे हाई नीचे वाला है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, हाई ऊपर वाला कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। तो जब ऊपर वाला कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये जब डायस्टोल होगा तो नीचे वाला कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ जाना, डायस्टोल का मतलब फैल जाना। तो अब क्या होगा कि डायस्टोल होगा तो ये फैल जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा, तो इसमें पानी भरेगा। जब इसमें पानी भरेगा तो इसमें पानी निकल करके इसके रेडियल कैनाल में चला जाएगा, यानी ई फैलेगा तो ई सिकुड़ेगा। ठीक है ना, इसको आप कहेंगे कि ये डायस्टोल होता है तो नीचे वाला सिस्टोल होगा। अब नीचे वाला अगर डायस्टोल होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, सिस्टोल होगा। ये किसके लिए है, इसके कंट्रक्टाइल वैक्यूल के लिए है। अब वही कंडीशन इसका उल्टा होगा कि देखिए इधर जो इसकी रेडियल कैनाल है, अगर रेडियल कैनाल में पानी भरेगा तो इसकी वाला पानी निकल के चला जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। उसी तरह से जब इसमें पानी भरेगा तो इसका पानी बाहर चला गया तो ये सिकुड़ जाएगा। जब इसका पानी इसके अंदर जाएगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये क्रम से चलता रहता है। पहले पानी कहाँ जाएगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल में जाता है। ठीक है ना, तो ये जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है इसमें पानी जब भरेगा तो इसमें से पानी निकल करके रेडियल कैनाल में जब जाएगा तो पानी उसमें जब चला जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही ये सिकुड़ेगा वैसे ही ये फैल जाएगा। ठीक है ना, यानी एक बार पानी इसमें भरता है तो एक बार पानी इसमें भरता है, जब इसमें भरता है तो ये निकाल करके दूसरे को देता रहता है तब तक। तो ये अल्टरनेट होकर के काम करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पैरामीशियम में दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं और दोनों से रिलेटेड उसमें पाया जाता है रेडियल कैनाल। अब नीचे का, अब ध्यान से सुनना, जब नीचे का कंट्रक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल होगा तो ऊपर वाला कंट्रक्टाइल वैक्यूल सिस्टोल होता है। ठीक है ना, और ऊपर वाला अगर डायस्टोल होगा तो नीचे वाला सिस्टोल होता है। समझिएगा, जो रेडियल कैनाल होती है जब ऊपर की सिस्टोल होती है तो रेडियल कैनाल नीचे की डायस्टोल होती है। ठीक है ना, और जब ऊपर की कंट्रक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल होती है तो नीचे की कंट्रक्टाइल वैक्यूल सिस्टोल होती है। एक बार और ध्यान से सुन लेना बस कि नीचे का जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है जब ये सिकुड़ेगा तो इसका पानी निकल के इसके रेडियल कैनाल में जाता है, और जब इसका पानी रेडियल कैनाल से होकर के बहरे चला जाता है तो फिर इसमें पानी भरता है। फिर जब भरेगा तो ये फूल जाएगा तो इसके बगल वाले पिचुक जाएंगे। अब उसके बाद यही उल्टा प्रक्रिया यहाँ पे होती है। जब ये ओपन होगा भरेगा तो इसके अंदर चारों तरफ सिकुड़े रहेंगे, और जब इसमें पानी भर जाएगा इसका पानी जब इसके रेडियल कैनाल में जाता तो ये बेचारा सिकुड़ जाएगा। जब ये सिकुड़ेगा इसमें पानी निकल के इसमें जाएगा तो इसमें पानी भरता है तो ये फूलेगा, तो ये पिचकेगा तो ये फूलेगा, और जब ये पिचकेगा तो ये फूलेगा। ये अल्टरनेट करके रेडियल कैनाल की इसकी प्रक्रिया चलती है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि पैरामीशियम के अंदर जो भी वाटर आता है, इस वाटर के माध्यम से जो भी वाटर आता है, वाटर के साथ ऑक्सीजन भी आ जाती है और उसके साथ फूड मटेरियल भी आता है, क्योंकि पैरामीशियम पानी में होता है तो फूड मटेरियल भी इसके पानी से घुल करके आते हैं। पैरामीशियम के अंदर एक विशेषता होती है कि ये पैरामीशियम सिलियरी फीडर है, और इसमें होता है कि जब बड़े बड़े फूड मटेरियल और छोटे छोटे फूड मटेरियल पैरामीशियम में ऐसे एक साथ जब एंट्री करते हैं ना, तो जब बड़का वाला होता है उसको छांट देता है, छोटका वाले को ले लेता है। जैसे आप जैसे चाय छन्नी से चाय छानते हैं ना, तो चाय जैसे गिरा दी नीचे, तब उसमें जो दाने बड़े बड़े होते हैं वो चाय छन्नी के छिद्रों में फंस जाते हैं, तो एक कचरा अलग हो गया, एक मटेरियल अलग हो गया, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी सिलियरी फिल्टर यहाँ पे लगा रहता है, जिसमें होता क्या है कि बाहर से कोई भी मटेरियल जब इसके अंदर जाएगा तो होता क्या है कि बड़ा वाला फूड मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है, और छोटे छोटे मटेरियल जो जाने लायक होते हैं वो आसानी से एक्सेप्टेबल हैं, आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है। नीचे वाला बाबू देखना कि नीचे वाला पॉइंटेड होता है जिसे पोस्टीरियर इंड कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसे एंटीरियर इंड कहते हैं जो राउंडेड होता है। तो ये पैरामीशियम की एक संरचना है जिसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, जिसको कहते हैं हेटेरो कैरियन, ठीक ना, या
दो तरह के विषम केंद्रक ही होते हैं, एक बड़ा वाला केंद्रक होता है, एक छोटा वाला केंद्रक होता है। बड़ा वाला केंद्रक पैरामीशियम के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और जो छोटा वाला होता है वो पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन से संबंधित है और रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इस प्रकार ये पैरामीशियम है। इसके आगे हम देखेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जस्ट अभी इसके बाद हम ये डायग्राम बना रहे हैं। देखो बाबू, तो इसमें जो मैं बोला था कि अभी इसके पहले आप देखे हैं पैरामीशियम का जो मूल डायग्राम था, कौन कौन सा उसमें स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे संरचना होती है। उसी स्ट्रक्चर के बाद आपने ये देखा था कि पैरामीशियम में कौन कौन से न्यूक्लियस के प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था, आपको जैसे सिलिया आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद साइटोप्लाज्म बताया था। साइटोप्लाज्म जो होता है पैरामीशियम का, साइटोप्लाज्म उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है इंडोप्लाज्म, एक होता है एक्टोप्लाज्म, ठीक है ना। एक्टो और इंडो होता है। इंडो जो होता है वह बिल्कुल अंदर होता है जिसको आप मेडुला कहते हैं, और जो एक्टो होता है वो किनारे पर होता है जिसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद इसे में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में आपने देखा। न्यूक्लियस के बाद आपने इसमें देखा कि जैसे जो ट्राइकोसिस्ट होता है, ट्राइकोसिस्ट आप समझते होंगे। ट्राइकोसिस्ट जो होता है, जैसे अभी आप पैरामीशियम जब बनाए थे तो पैरामीशियम के किनारे किनारे पर ऐसे ऐसे एक संरचना थी जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। उसी ट्राइकोसिस्ट का बड़ा रूप यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसी से सिलिया जुड़ा रहता है, वह इंफ्रासिलियरी सिस्टम भी होता है, उसी से जुड़ा रहता है। केबल की तरह जैसे वायरिंग घर में होती है उसी तरह से वायरिंग के हिसाब से जुड़ा रहता है। अब इसमें एक चीज़ होता है कि जैसे देखिएगा, ये पैरामीशियम में पेलिकल जो होता है उसके किनारे पर अंदर की तरफ एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। देखिए, जब ये फूला हुआ मोटा सा भाग होता है सॉफ्ट, ये वाला किनारे वाला सॉफ्ट कहलाता है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको ट्राइकिनिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ट्राइकोसिस्ट के अंदर सॉफ्ट के चारों तरफ से घिरा हुआ भाग जो ट्राइकिनिन होता है वो इसका प्रोटीन भाग होता है। इसके ऊपर एक स्पाइक लाइक या टिप लाइक संरचना पाई जाती है, उसके ऊपर से कैप पाई जाती है, ठीक है ना। ये जब स्ट्रेट होती है, मतलब रॉड जैसी होती है, तो रॉड जैसे जब संरचना होती है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 40 माइक्रोन होती है। और जब ये गोल होती है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 माइक्रोन होती है, ठीक है ना। इसमें जगह जगह स्ट्रिप यानी डॉट लाइन के फिंगर जैसी संरचना, बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबल छोटी छोटी संरचनाएं दिखती है जिसको स्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। जो धारी धारी संरचना है जिसकी लेंथ को बढ़ाती है, तो ये इसका स्पाइक वाला सिस्टम है। अब ई पाया जाता कहाँ पर है, पैरामीशियम के किनारे पर पाया जाता है, ठीक है ना। अभी तक तो लग रहा होगा कि कुल पता नहीं क्या बताओ, थोड़ा समझ में आओ था कि ना आओ था, लेकिन सिंपल ये समझिएगा कि पैरामीशियम के किनारे पर जो होता है, तो इसी से जो आपका सिलिया होता है पैरामीशियम का, वो सिलिया इसी से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो जब आप इंफ्रासिलियरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम में ही आता है, ठीक है बाबू। तो अब ये समझिएगा कि इसका काम जो होता है पैरामीशियम के अंदर, ये माना जाता है कि ये डिस्चार्ज का काम करता है और पैरामीशियम को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है ना। तो एक पैरामीशियम को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और उसके बाद ये क्या करता है कि किसी भी तरह के फूड मटेरियल को डिस्चार्ज करने का, डिस्चार्ज का मतलब कि लिक्विड मटेरियल को डिस्चार्ज भी करता है। इसके मूल फंक्शन अभी पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये पता है, बिलीव किया जाता है या विश्वास किया जाता है कि ऐसा इसका काम होगा। तो इसके काम में ये होता है कि मान लीजिए कि किसी तरह के मटेरियल को डिस्चार्ज करता है, बॉडी से बाहर भी करता है, और पैरामीशियम को एक मैकेनिकल यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसे सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये पैरामीशियम के पेलिकल के नीचे अंदर की तरफ होता है, इसी से सिलिया जुड़े होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है वो भी ज्ञात नहीं है, जिसको मान लीजिए कुछ लोग जो रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो वो लोग बिलीव करते हैं, मानते हैं कि ऐसा कर सकता है या ऐसा करता होगा। तो उस करने में यही है कि यह मटेरियल को डिस्चार्ज करता है बॉडी से बाहर या आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना।
और उसके अलावा ये क्या करता है कि पैरामीशियम को मैकेनिकल सपोर्ट या सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा मैंने इसके पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आप इसको बुक से मिला करके, आपके पास बुक होगी तो इसके माइक्रो न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस दोनों के बारे में अच्छे से नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा। एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म के बारे में इसका अच्छे से अपना कमेंट तैयार कर लीजिएगा, स्टेटमेंट तैयार कर लीजिएगा। जब आप माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस को जब आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे पैरामीशियम के, तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कौन होता है और रिप्रोडक्शन के लिए कौन होता है। ठीक है ना। तो अगली जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगी उसमें आपको जो तीसरी क्लास आपकी होगी, उस तीसरे लेक्चर में पैरामीशियम का लोकोमोशन होगा, उसमें उसके कुछ बिहेवियर होंगे, बिहेवियर के बाद उसका फूड फीडिंग मैकेनिज़्म होगा और फूड फीडिंग मैकेनिज़्म के बाद उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो में जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का, सेकंड वाले में आपने पढ़ा कि पैरामीशियम का एक्सटर्नल, उसके बाद पैरामीशियम की बॉडी, उसका इंटरनल और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ट्राइकोसिस्ट। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आना और बेहतर तरीके से समझ पाना, उम्मीद करते होंगे कि आप पसंद करते होंगे या समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का कोई कंटेंट आपको ना समझ में आता तो आप बेझिझक बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसके लिए हम तैयार हैं। या तो जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें उसको इंक्लूड कर लेंगे या आपको उसको बता लेंगे, या तो फिर कमेंट में उसका उत्तर देने लायक होगा तो दे लेंगे। ठीक है। पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना नोट्स बना करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा हो सकता है कि आपकी जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी 5वें सेमेस्टर की। तो उस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि कोर्स जल्दी से कंप्लीट करेंगे और आप टेस्ट देते रहिए, सिलेबस का अच्छे से तैयार करते रहिए और याद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।